हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के क्या इम्पोर्टेंस है। अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट के कुछ लाभ हैं। वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में। मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एफिशिएंसी, एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने में। नंबर 1 पॉइंट जो हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में डिस्कस किया था वो था मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग गोल्स। गोल को अचीव करने में, टारगेट को अचीव करने में मैनेजमेंट बहुत अहम भूमिका निभाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑब्जेक्टिव के तहत बनाया जाता है, एक उद्देश्य होता है। तो उस उद्देश्य के तहत अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है तो उस उद्देश्य को पूरा करना भी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो हर काम को सोच समझ के करने का प्रयास करेगा। वो अपनी कोई भी एक्टिविटी को यूं ही परफॉर्म नहीं करेगा बिना उसको वेरीफाई किए, चेक किए कि अगर हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म किया तो इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, इससे हमें लॉसेस कितने फेस करने पड़ेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें, टारगेट को पूरा करें, तो हमें मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है, मैनेजमेंट प्लानिंग प्रोवाइड करवाता है, मैनेजमेंट कंट्रोलिंग प्रोवाइड करवाता है, ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाए, कम से कम वेस्टेज के तहत वो अपने टारगेट तक रीच कर पाए। देन इंक्रीज़ इफ़िशियंसी को बढ़ाता है। हम जितने भी रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम यही चाहते हैं कि हम उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। हमारे एम्प्लॉइज़ जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन ह्यूमन रिसोर्सेज की जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, हम उन्हें डे बाय डे इंक्रीज़ करें। क्योंकि समय के साथ क्या होता है कि एक चीज़ को अगर हम कंटिन्यूअस करते चले जा रहे हैं तो वो उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पा रहा है या नहीं हो पा रही, हम कब चेक करेंगे? जब हम कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कंट्रोलिंग क्या करेगा? एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से मैच करेगा और जो डिफरेंसेस आएगा हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ कराने का मतलब ये है कि जो हम काम कर रहे हैं जिस स्पीड से, उसमें और ज़्यादा परफेक्शन लाना, कि मिस्टेक्स कम से कम हो, एम्प्लॉइज़ रिसोर्सेज का भरपूर उपयोग कर पाए और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल पाए। देन मैनेजमेंट जो है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में हेल्प करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑब्जेक्टिव के तहत बनाया गया है तो वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन क्या कोई भी एम्प्लॉय जब वहाँ पर काम करने आता है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, पर्सनल इंटरेस्ट भी हैं, पर्सनल टारगेट है जिसे उसे यहाँ से पूरा करना है। यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो कमा रहा है, काम कर रहा है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को पूरा करेगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन उसको कंपनसेशन पे करेगा और वो अपने पर्सनल नीड्स को भी पूरा कर पाएगा। हो ना, कि जितने भी एम्प्लॉय काम करने आते हैं वो ये देखते हैं कि अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को पूरा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो हमारे इंटरेस्ट को भी पूरा ना करें। और जब मैनेजमेंट जो है वो एक माध्यम है कि हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकें या एक अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा सके, ताकि जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनको बेनिफिट्स मिल पाए, उनको लाभ मिल पाए। अगर हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भूलते चले जाएंगे या साइड करते चले जाएंगे, क्या हम सही से अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक वातावरण प्रिपेयर कर पाएंगे या तैयार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, मोटिवेट करना, इनकरेज करना, टाइम टू टाइम रिकग्नाइज करना अपने एम्प्लॉयज़ को, या उनके इंटरेस्ट के बारे में भी बातें करना, ये उनको मोटिवेट करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में और भी ज़्यादा मदद कर पाए। मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है सोसाइटी को डेवलप करने में।
सोसाइटी को डेवलप करने में कहने का मतलब ये है कि हम जितना भी रिसोर्सेज लेते हैं वो सारा का सारा रिसोर्सेज सोसाइटी से ही लेते हैं। तो जब हम सोसाइटी पर डिपेंड हैं, सोसाइटी में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम उन अपॉर्चुनिटीज़ में जो हमारे लिए बेस्ट है हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो सोसाइटी में हम क्या कर सकते हैं, बेटर क्वालिटी का या गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करना। ये ऑर्गेनाइजेशन का में काम होना चाहिए कि जिस सोसाइटी से वो रिसोर्सेज ले रहा है, जिस सोसाइटी से वो प्रॉफिट कमा रहा है, उस सोसाइटी में वो अच्छी चीज़ें सप्लाई करे। तो मैनेजमेंट क्या करता है कि मैनेजमेंट हेल्प करता है ताकि हम अपनी सोसाइटी को डेवलप कर पाए। जब हमारी सोसाइटी डेवलप होगी तो एट द एंड हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप करेगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अगर लोगों का बढ़ेगा तो वो परचेजिंग पावर भी उनके पास आएगा। जब परचेजिंग पावर आएगा तो वो कहाँ जाएंगे, इसी मार्केट में आकर के परचेस करेंगे। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा होगा। और ये ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो सोसाइटी से मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूज़ करता है या गैदर करके लाता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में और उनके थ्रू वो प्रॉफिट कमाता है, तो जब वो सोसाइटी में वो फाइनल प्रोडक्ट सप्लाई करे या सर्विस को प्रोवाइड करे तो वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। उससे कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। कस्टमर को अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो फिर वो परचेज़ नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के नेचर्स क्या हैं और हम उनको कैसे डील कर सकते हैं, या अगर हम उनके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें उनको पढ़ करके क्या समझ में आएगा। मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट या मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, हम कैसे डील कर सकते हैं इसे। तो लेट्स सी कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या है। तो मैनेजमेंट के नेचर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर 1, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ट के बारे में। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, इट रेफर्स टू स्किलफुल पर्सनल एप्लीकेशन। ओके, ये क्या बोलता है, स्किलफुल पर्सनल एप्लीकेशन एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिज़ायर्ड गोल। कौन सा नॉलेज, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वैसा नॉलेज, है ना, टू अचीव डिज़ायर्ड गोल। हमारी इच्छा के अनुसार जो हम चाहते हैं कि ऐसा रिज़ल्ट होना चाहिए, हम अगर ऐसा काम करेंगे तो हमें ऐसा बेनिफिट मिलेगा, तो ये सारा कुछ है। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी। ये कि कैसे हम इसको एक्वायर कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं, तो स्टडी के ज़रिए, ऑब्जर्वेशन के थ्रू और एक्सपीरियंस के थ्रू। ये 3 चीज़ें हैं जो आर्ट में, या हम एक आर्ट को हम अपने पास, जो हमारे पास एक कला है उसको हम कैसे निखार सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं, कैसे और हम एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तो स्टडी के ज़रिए, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के ज़रिए। अब इसके फीचर्स 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर A, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज का जो एग्जिस्टेंस है उसके थ्रू हम करेंगे। इन एवरी आर्ट सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल शुड बी अवेलेबल कंपल्सरी टू एक्वायर द थ्योरेटिकल नॉलेज। अगर हम किसी भी फील्ड में जाकर के नॉलेज को गेन करने की बात करते हैं या नॉलेज एक्वायर करने की बात करते हैं तो हर जगह हमें लिटरेचर्स अवेलेबल हैं, हर जगह हमें हर एक चीज़ के लिए मटेरियल्स अवेलेबल हैं, लिटरेचर्स अवेलेबल हैं, जिसको पढ़ करके, जिसको वो हम सीख करके अपनी कला में और भी ज़्यादा इंक्रीमेंट ला सकते हैं, और भी ज़्यादा इन्हांसमेंट ला सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो और बेटर होता चला जाएगा। थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो प्रिंसिपल्स को हम बोल सकते हैं, जो प्रिंसिपल्स पहले से बनाए जा चुके हैं या जो लिटरेचर्स अवेलेबल हैं उनको पढ़ने के बाद हम और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल में हम इसे देख सकते हैं कि लिटरेचर ऑन डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग इज़ वाइडली अवेलेबल। अगर हम डांस की ही बात करते हैं तो डांस में भी बहुत सारा स्टेप्स है। म्यूज़िक्स की बात करते हैं तो उसमें भी लिटरेचर्स अवेलेबल हैं, डांसिंग में भी, यानी जितनी सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं आर्ट से रिलेटेड, हमें उन सारी चीज़ों में लिटरेचर्स अवेलेबल मिलेगा, जिसको हम स्टडी करके, ऑब्ज़र्व करके और एक्सपीरियंस के थ्रू
और भी ज़्यादा गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इट पॉइंट नंबर 2, पर्सनलाइज्ड application. The use of basic knowledge differ from the person to person, thus art is a very personalized concept. पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, उसके अंदर एक अलग एक एसेंस होता है या एक अलग एक पॉइंट होता है जिसके तहत वो हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर होता है ना। ये नहीं कि अगर हम दो डांसर की बात कर रहे हैं या दो राइटर की बात कर रहे हैं तो दोनों अगर एक ही टॉपिक पर लिख रहे हैं या दो डांसर एक ही सॉन्ग पर डांस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वेरिएशंस ज़रूर देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हमें ज़रूर मिलेंगे, कुछ ना कुछ हमें भिन्न चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेंगी, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें कला के रूप में करते हैं या मैनेजमेंट को अगर हम लोग एज एन आर्ट इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ भी हमें पर्सन टू पर्सन जो जितनी भी चीज़ें देखने को मिलेंगी वो अलग अलग होगा। अगर एक ही सॉन्ग पर दो व्यक्ति डांस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट दोनों का डांस सेम जा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर हमें अलग देखने को मिलेगा जो उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, वो कला जिसके तहत वो उसे दूसरे व्यक्ति से अलग कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट है ना, यानी एक दूसरे से अलग है। मान लेते हैं कि मैनेजमेंट का जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई होता है वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट पढ़ने के लिए जाते हैं उनको एक ही प्रोफेसर पढ़ा रहा है, ओके। उनका जो बुक्स है वो भी सेम है, मटेरियल्स वो भी सेम है, लेकिन जो रिजल्ट्स हमें फाइंड आउट होते हैं या जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है वो अलग मिलता है। क्वेश्चंस भी सेम होते हैं, लेकिन मार्किंग अलग अलग इसीलिए आता है क्योंकि हर स्टूडेंट का जो लिखने का शैली होता है, आंसर को लिखने का तरीका होता है वो अलग होता है। तो एक ही क्वेश्चन को लिखना है सारे स्टूडेंट्स को, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग लिख रहे हैं, आंसर ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन जो लिखने का तरीका है वो अलग होगा, क्योंकि हर व्यक्ति का जो लिखने का शैली होता है वो अलग होता है, और यही चीज़ जो है वो उसको दूसरे मतलब अलग बनाता है। अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की, तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल तो सारे लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं अगर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल या थ्योरीज़ को तो पढ़ते ही हैं, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि वो जो मैनेजर है वो बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर लेता है और जो दूसरा वाला मैनेजर है वो चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता, लेकिन दोनों सेम इंस्टीट्यूशन से पढ़ करके आए हैं, सेम प्रिंसिपल्स, थ्योरीज़ और लिटरेचर्स को पढ़ा है, लेकिन फिर भी जो हैंडल करने का तरीका है, इसीलिए बोला था पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट। आप जितनी भी चीज़ें सीख रहे हो आप अपने हिसाब से उन सारी चीज़ों को अप्लाई करने का प्रयास करते हो, और जब हम अपने हिसाब से चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं वही चीज़ होता है जो हमें दूसरों से अलग करता है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट जो है वो निर्भर करता है कि हम किस प्रकार उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे। आर्ट इन्वॉल्व इन कंसिस्टेंस एंड क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। हमारे पास जो अवेलेबल है हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज, उसके तहत हम कैसे अपने आप को और बेटर करने का प्रयास कर रहे हैं, बेटर तरीके से निखारने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमें कहाँ, ये हमें प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी में पता चला। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक पियानो ले लेते हैं तो पियानो जो है वो सारे लोग बजाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से अलग बजाते हैं, यानी कुछ ना कुछ जब वो प्ले कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा, कुछ अलग चीज़ देखने को मिलेगा जिससे हम बोल सकते हैं कि वो दूसरे व्यक्ति से अलग है। तो कंसिस्टेंट एंड क्रिएटिव प्रैक्टिस, कुछ ना कुछ आप क्रिएटिव करो, अलग करो, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो आपको ये बोल पाए कि ये जो व्यक्ति है वो सबसे अलग है। तो सबसे अलग कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे और अपने आर्ट में क्रिएटिविटी लेकर के आओगे, अलगपन लेकर के आओगे। जब हम दूसरे व्यक्तियों से अलग कुछ करेंगे तभी हम अलग बन पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज़ पॉइंट नंबर 2, मैनेजमेंट एज अ
साइंस। मैनेजमेंट एज एन आर्ट हम लोगों ने पढ़ा। अब हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या है, और एज अ साइंस अगर हम इसे पढ़ रहे हैं तो हमें क्या लाभ होगा। साइंस इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस जो है वो एक हमें जो नॉलेज प्रोवाइड कराता है या जो ज्ञान प्रोवाइड कराता है वो सिस्टमैटिक वे में होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, दैट इज़ बेस्ड ऑन जनरल ट्रुथ। जो किस पर बेस्ड होता है, वो जनरल ट्रुथ पर बेस्ड होता है, विच कैन बी टेस्टेड एनी वेयर एंड एनी टाइम, जिसको हम कहीं भी टेस्ट कर सकते हैं और किसी भी समय। ऐसा नहीं है कि हम एक रिस्ट्रिक्शन के साथ उसको अप्लाई करेंगे या उसके बाद फिर हम नहीं करेंगे। अगर हम कोई भी फार्मूला मैथ का पुट करते हैं तो हम कहीं भी रहे, तो अगर वो क्वेश्चन जो है वो उसी फार्मूला से सॉल्व होगा तो हम कहीं भी रहेंगे और वो फार्मूला पुट करेंगे तो वो ईजिली सॉल्व होगा। तो कैन बी टेस्टेड एनी वेयर एंड एनी टाइम, आप कहीं भी रह करके उस चीज़ को टेस्ट कर सकते हो। नाउ वी हैव द फीचर्स। फीचर्स में नंबर 1 बोलता है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस हैज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड एक्सपीरियंस। जो किस पर बेस्ड होता है, जो बेस्ड होता है प्रिंसिपल्स पर, यानी जो सिद्धांत हैं उस सिद्धांत पर बेस्ड होता है, और एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होता है। अगर हम लैब में जा कर के कोई टेस्ट करते हैं, केमिकल्स को मिक्स करके अगर हम कोई टेस्ट करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट यहाँ आएगा वो हम दुनिया के किसी भी देश में जा कर के टेस्ट करेंगे तो वही रिज़ल्ट आएगा, अगर हम लोग सेम फार्मूला या सेम रेशियो में केमिकल को मिक्स कर रहे होंगे। तो प्रिंसिपल यानी सिद्धांत और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है। साइंस में हम ये पढ़ रहे हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस में जो हमें नॉलेज मिलेगा वो नॉलेज सिस्टमेटाइज्ड में होगा, जनरल ट्रुथ पर बेस्ड होगा, हम जहाँ चाहे जब भी चाहे उसे टेस्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें रिज़ल्ट भी वही मिलेगा। मैनेजमेंट सेटिस्फाई दिस फीचर एज it also has a systematized body of knowledge built by the management practitioners over the considerable period of time। टाइम टू टाइम अगर हम चेंजेस लाएंगे या कुछ वेरिएशंस लाएंगे तो रिजल्ट में भी वेरिएशंस देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन अगर हम लोग सेम चीज़ें कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट सेम होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। जो प्रिंसिपल हम बनाते हैं, जो सिद्धांत हम बनाते हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशन में सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं तो किस पर बेस्ड है वो बेस्ड है एक्सपेरिमेंट पर। एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसे बनाया गया है और ऑब्जर्वेशन के थ्रू। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को डेवलप किया गया है, बनाया गया है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। साइंस प्रिंसिपल आर द फर्स्ट डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। अगर हम बात करते हैं कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को कैसे डेवलप किया गया है तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डेवलप किया है। बार बार एक ही चीज़ को हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो उसका रिज़ल्ट है, तो आप 1000 बार भी एक चीज़ को करोगे तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो सेम ही आएगा, अगर हम लोग सेम रेशियो में उसको लेकर के चल रहे हैं। ओके, लेकिन ये रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन यानी हम एक्सपेरिमेंट एक बार नहीं कर रहे हैं, 1000 बार कर रहे हैं। ओके, but management deal with human being and their behavior cannot be accurately predicted and replicated, so management can be called as inact science। मैनेजमेंट को हम साइंस के ज़रिए इनएक्ट साइंस इसीलिए बोल सकते हैं। अगर हम लोग कोई केमिकल मिक्स कर रहे हैं या कोई रेशियो में हम लोग कोई केमिकल बना रहे हैं तो उसको हम 1000 बार कहीं भी एक्सपेरिमेंट करें तो उसका रिज़ल्ट सेम होगा, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर को चेक करना या उसके बारे में एग्जैक्ट रिज़ल्ट दे देना वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि ह्यूमन का बिहेवियर जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है। ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो हर कंडीशन में अलग अलग मिलता है, हमें अलग अलग कंडीशंस हमें अगर हम लोग अलग अलग कंडीशंस में ह्यूमन को चेक करें तो अलग अलग रिजल्ट हमारे सामने आएंगे, इसीलिए इनएक्ट साइंस इसे बोला गया। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर सी, यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल।
मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर रिलेवेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो सारे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, यानी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में हम उसको एप्लीकेबल करें और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सल वैलिडिटी रखते हैं। यानी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो छोटा है, बड़ा है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, सोशल है, जैसे भी है, वहाँ पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को हम एप्लीकेबल कर सकते हैं ताकि जो हमें रिज़ल्ट मिले हमें उससे लाभ हो। All type of organization, economic, social and political, the managerial principle have universal application in different type of organization. Managerial principle जो है वो universal हम उसको applicable कर सकते हैं, okay? In all type of organization, चाहे हमारा organization प्रॉफिट अर्निंग का हो, चाहे हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल स्केल पर काम कर रहा है या चाहे हमारा ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पर काम कर रहा है, हम उसे ईजिली एप्लीकेबल कर सकते हैं। नाउ वी हैव पॉइंट नंबर 3, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट क्या है, देन आफ्टर हम लोगों ने बातें की मैनेजमेंट एज अ साइंस। सो लेट्स सी कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन जो है वो डील किसको कर रहा है। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल आर रिक्वायर्ड एंड एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग एज अ प्रोफेशन बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हर व्यक्ति आकर के एंट्री ले सकता है या कुछ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होता है। अगर हम किसी भी प्रोफेशन की बात करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो या लॉयर हो, तो यहाँ पर हर व्यक्ति जो है वो एंट्री नहीं ले सकता है। यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का एक क्राइटेरिया डिटरमाइन किया गया है, उसके बाद ही व्यक्ति अगर उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है या मैच कर रहा है, देन ओनली वो उस प्रोफेशन में एंट्री ले सकता है। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। अनस्किल्ड व्यक्ति को या पर्सन को हम एंट्री नहीं दे सकते हैं, ओके। तो उससे क्या होगा कि जो मैनेजमेंट या प्रोफेशन का जो एक सर्कल है, उस सर्कल में हमें उन व्यक्तियों को ज़्यादा फेस करना पड़ेगा जो बिना क्वालिफिकेशन के वहाँ पर उनका एंट्री हो गया है, बट इसीलिए यहाँ पर बोला गया है जो एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। नाउ वी हैव फीचर्स, विशेषताएं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑल द प्रोफेशनल्स आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जितने भी हम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं वो सारे के सारे प्रोफेशनल्स किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से पास आउट होते हैं। उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है जो ये डिफ़ाइन करता है कि उन्होंने इस नॉलेज को एक्वायर किया है, गेन किया है, टाइम दिया है, ओके, एग्जामिनेशंस क्लियर किए हैं, देन ओनली उनके पास जो सर्टिफिकेट अवेलेबल है वो उसके बाद है। नेक्स्ट वी हैव इस पॉइंट नंबर बी, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। द एंट्रीज इन एवरी प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन। अगर हम एंट्री की बात करते हैं, क्या हर व्यक्ति आकर के एंट्री ले सकता है? नो, एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन एंड थ्रू सम मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट वी हैव इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। ऑल द प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट्स एंट्री एंड फ्रेम्स कोड ऑफ कंडक्ट। हम जितने भी प्रोफेशंस की बात करते हैं सारे के सारे प्रोफेशनल किसी ना किसी या रिलेटेड एसोसिएशन से कनेक्ट होते हैं जो उनके रूल्स, रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ही काम करते हैं। अगर किसी भी प्रोफेशनल्स ने कोई भी मिस्टेक किया है देन पर्टिकुलर एसोसिएशन जो है वो उनके अगेंस्ट एक्शन लेगा, ओके। थैंक यू।